नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा, नए साल के शुरुआत में 2022 के पहले एपिसोड में हमने आपसे कंपाउंड मेडिसिन पर चर्चा की थी। हम कंपाउंड मेडिसिन की सी ग्रुप की कुछ प्रमुख औषधियों पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें, हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें और अपने प्यारे कमेंट्स हमको देते रहें, जिससे हम आपके कमेंट्स के उचित जवाब अपने आप पूछें और हम बताएं सवालों के क्रम में देते रहें। वैसे अब हम बहुत जल्द आपके YouTube पर ही सीधे लाइव प्रसारण में आने वाले हैं। हमारी व्यवस्था कंप्लीट हो रही है और जैसे ही हम आपको सूचित करेंगे, आप हमारे लिंक से जुड़ेंगे और हम आपको सीधे लाइव प्रसारण में आपके साथ होंगे। सी ग्रुप एक टिश्यू मेडिसिन ग्रुप है, जिसमें हमने आपको ओरिजिनल मेडिसिन में C1 से लेकर के C17 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, लेकिन बीच बीच में C6 के बाद फिर C10 आता है, बीच में 7, 8, 9 ये कंपाउंड मेडिसिन है। लेकिन हम तीनों मेडिसिन में से सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन C7 पर आज चर्चा कर लेते हैं। C7 C5 और A2 को मिलाकर के बनाई गई है। दोनों ही औषधियों की बराबर मात्रा को मिलाया गया है और फिर C7 का निर्माण किया गया है। C7 हमारे लीवर की टिश्यूज पर, हमारे आर्टरीज की टिश्यूज पर, वेन्स की टिश्यूज पर, हमारे ग्लैंडुलर्स पर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर, लिम्फेटिक नोड के टिश्यूज पर ये अपना प्रभाव दर्शाती है। हमारे शरीर में जो पॉलीसिस्टिक जिसको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव पॉलीसिस्टिक टिश्यूज होते हैं, हम उन पर भी C7 का प्रभाव देखते हैं। आमतौर से विभिन्न प्रकार के दर्द में, विभिन्न प्रकार के घावों को भरने में जब हम C7 का प्रयोग GE के साथ करते हैं, WE के साथ करते हैं, तो घाव हमको जल्दी भरते नजर आते हैं। विशेष करके महिलाओं में, महिलाओं का गर्भाशय बाहर की ओर निकल आना या बाहर की ओर या अपने स्थान से खिसक के नीचे की ओर लटक जाना, गर्भाशय में किसी प्रकार के सिस्ट होना, वहाँ पे दर्द होना, लीवर का इनलार्ज होना, स्प्लीन का इनलार्ज होना, ये तमाम ऐसे रोग हैं जिन पर C7 का सीधा प्रयोग अगर हम S5 के साथ और L2 के साथ करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम देखा गया है। जहाँ तक बात S5 बेन4 के साथ इसको अगर हम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर अच्छी से इस दवा का उपयोग किया जाए तो पुराने से पुराने जो हमारे सरदर्द हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। आमतौर से हम ये देखते हैं कि जहाँ पर आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाए, आँखों में आपके वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे भी C7 का प्रयोग हम S12 के साथ और B के साथ करते हैं तो हमको तुरंत लाभ होता है। WE के साथ इसका प्रयोग करने पे हमको अच्छे घावों को जल्दी भरने पर, मतलब जो पुराने घाव होते हैं, जिद्दी घाव जिनको आप कहते हैं, अगर WE के साथ हम इसको देते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ता है घाव जल्दी भर रहा है। हालांकि वहाँ पे हमको S5 और B का प्रयोग भी करना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि GE के साथ अगर हम C7 की किसी स्वेल वाले स्थान पे जहाँ पे सूजन हो, अगर वहाँ पे हम कोई पट्टी रख देते हैं, कोई इस तरीके का एक जिसको आप कंप्रेस कहते हैं, अगर उस तरह गद्दी बना के रख देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस देखा गया है। इलेक्ट्रोहोपैथी में C7 का प्रयोग हम अक्सर अजीर्ण, कॉन्स्टिपेशन में, या जहाँ पे गैस बन रही है या हमको भोजन में अपच हो गई है, अगर C15 देने से काम नहीं चल रहा है तो वहाँ पे हम C7 जब देते हैं, C7 के साथ WE देते हैं तो हम देखते हैं कि गैस की परफॉर्मेंस भी हमको अच्छी दिखाई पड़ती है। यानी गैस की प्रॉब्लम में अगर पेट में अपच हो रहा है या खाना आपका ठीक नहीं पच रहा है तो वहाँ पे अगर आप C7 देते हैं तो आपको इसका अच्छा बेहतर परिणाम मिलता है। हमने ये भी देखा है अपने प्रयोग में कि अगर हम आपको बता दें कि जहाँ पे हमारे माउथ कैविटी में विभिन्न प्रकार की गांठें निकल आती हैं, हमारे मसूड़ों के आसपास, गालों के अंदर छोटी छोटी गिल्टियाँ निकल आती हैं, जीभ के नीचे दाने निकल आते हैं, जीभ के ऊपर दाने निकल आते हैं, हमारे नाक के आसपास छोटी छोटी फोड़े फुंसी हो जाते हैं,
या कान के आसपास, यहाँ नीचे के पास, इस स्थान पे और इस स्थान पर, या यहाँ पर जहाँ पे मुलायम टिश्यू हैं वहाँ पर अगर छोटे छोटे दाने या फोड़े फुंसी दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम S5 और C7 केवल 5 ड्रॉप्स केवल सुबह शाम अगर देते हैं तो ये दाने 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाते हैं। हमारे गले में अगर अपच या हमको लग रहा है गले में हमारे इस पोर्शन में कुछ एपिग्लॉटिस के आसपास या कोई इसोफेगस में कोई लग रहा है कि हमको कुछ भोजन अटक रहा है या गैस बन रही है या जलन हो रही है, वहाँ पे अगर हम यस्टन के साथ C7 का प्रयोग करते हैं तो भी बहुत बेहतर लाभ होता है। हमारे कई साथी कहते हैं कि आप जो डोज बताते हैं वो डोज किस उम्र का है या किस आधार पे आप डोज बनाते हैं। देखिए, डोज किसी फिजिशियन का बनाया गया फार्मूला सभी फिजिशियन के लिए फिट नहीं हो सकता है। अगर आप हमारे डोज को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उम्र के आधार पे, रोगी के वजन के आधार पे डोज का चुनाव करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप 10 बूंद से लेकर के 40 बूंद तक 30 ml के डिस्टिल वाटर में रोगी को देना आरंभ करें और उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। रोगी के उम्र के आधार पे आप बदलते रहिए। कभी कभी हमारे साथी ये भी शिकायत करते हैं कि पहले तो दवाएं बहुत अच्छी काम की लेकिन उसके बाद फिर ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं। ये किसी 1-2 खास कंपनी में ये शिकायतें आ रही हैं, लेकिन आमतौर से जब आपका रोग ठीक हो जाए, आपको ये लगता है कि रोगी हमारा बेहतर कंडीशन में जा रहा है, यानी आपने एक्यूट में डोज को ज़्यादा दिया है और फिर जब बेहतर कंडीशन होती जाती तो आप वही डोज आधी कर देंगे तो आपको और अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। आधी का मतलब जब आप रोग ठीक कर ले जाओ उसके बाद अगर आपको लॉन्ग पीरियड तक दवा चलाने की अगर सलाह दी जाती है तो आप अपने डोज को आधा कर दें, फिर आप उसका परिणाम देखेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात है, जब आप ऑर्गन को बिल्कुल सही सिस्टम में सेट कर ले जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बंद कर दीजिए। ये मैंने अपने कई पूर्व लेक्चर्स में भी आपको बताया है और बार बार ये बताता हूँ कि डोज आपका निजी अनुभव है, आप धीरे धीरे डोज को सेट करना सीख जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम साथी बहुत छोटे छोटे रोगों पर हमारे पास फ़ोन करके सलाह लेते हैं। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि पहले आप रोग से स्वयं को लड़िए और फिर देखिए कि क्या अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके अपने फार्मूले से रोगी को कुछ बेहतर लाभ मिला है, फिर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो स्वागत है, आपके हर फोन कॉल्स पे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। C7 का प्रयोग आप जिद्दी घावों के लिए, कफ निकालने के लिए, फोड़े फुंसी के लिए, पेट या पित्ताशय की में इनलार्जमेंट के लिए, आपके पथरी के दर्द के लिए, पथरी को गलाने के लिए, यूटेरस में होने वाली गांठें, वाजाइना के आसपास होने वाली खुजली या ईचिंग के लिए, या यूटेरस का लटक जाना, इन सब में आप C7 का प्रयोग अन्य सहायक औषधियों के साथ करेंगे तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा और बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जो शरीर पे दाने निकल आते हैं, जिन्हें आप सोरोसिस का नाम देते हैं, चकत्ते निकल आते हैं, लाल रंग के चकत्ते, फिर बाद में उनमें खुजलाहट होती है, पानी भरता है, अगर उस पर भी आप S5 के साथ C7 का प्रयोग करते हैं, C3 के साथ इसको मिलाते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छा परिणाम मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले बहुत महत्वपूर्ण C ग्रुप की एक और मेडिसिन है जिसका प्रयोग बहुत बहुतायत किया जाता है, जिसको हम C16 कहते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी कंपाउंड मेडिसिन पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ आप पढ़ते रहें, शेष में जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है जिनका बहुतायत प्रयोग होता है हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो C ग्रुप की अगली मेडिसिन हम C16 लेकर के आपके समक्ष अपने अगले क्लास में हाजिर होते हैं। चलते चलाते हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9793252355। इलेक्ट्रोहोमोपैथी अपनाइए, स्वस्थ बनिए, समाज में इलेक्ट्रोहोमोपैथी को अपनाने का संदेश दीजिए। और इस मौसम में जबकि कोविड-19 का तीसरा प्रहर चल रहा है, आप भी सतर्क रहें और अपने साथियों को भी सतर्क रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।